हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं शेड्यूल नंबर 4 के बारे में। शेड्यूल नंबर 4 में अच्छी तरह से हम लोग ये समझ चुके थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा कैसे होता है और किस स्टेट के कितने सीट हैं राज्यसभा के अंदर। उसके पहले भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं शेड्यूल नंबर 1 जिसमें नेम एंड टेरिटरी के बारे में लिखा हुआ है। शेड्यूल नंबर 2 सैलरी के बारे में लिखा हुआ है। शेड्यूल नंबर 3 ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में लिखा हुआ है। शेड्यूल नंबर 4 जो कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द राज्यसभा के अंदर, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग कर रहे हैं शेड्यूल नंबर 5 को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कसब और प्यारा चैनल आपका। चलिए शेड्यूल नंबर 5 को समझने से पहले शेड्यूल और आर्टिकल्स का डिफरेंस समझ लीजिए। देखिएगा, कोई भी आर्टिकल्स होता है वो वहाँ पे डिफाइन तो ऑलरेडी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बुक देखते हैं उसमें तो होता ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो उसको ब्रॉड डिफाइन करना पड़ता है, कुछ अच्छे तरह से डिफाइन करना पड़ता है जिसमें पेजेस ज़्यादा लगते हैं। तो उसको आर्टिकल्स को अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए हम लोग शेड्यूल का यूज़ करते हैं। और शेड्यूल में देखिएगा, आर्टिकल हम लोग जानते हैं कि 395 और शेड्यूल आज के डेट में कितना है, पहले तो 8 था, आज के डेट में 12 है। अब ये शेड्यूल, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल जो होते हैं एक ही शेड्यूल के अंदर डिफाइन कर दिए गए हैं, तो इसमें जैसे आज शेड्यूल नंबर 5 की हम बात करते हैं, इसमें कौन सा आर्टिकल को डिफाइन किया गया, तो आर्टिकल नंबर 244 का फर्स्ट डिफाइन किया गया है। इसका मतलब है ये आर्टिकल 244 कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में जब देखेंगे तो इसको वहाँ पर डिफाइन है, लेकिन उसको अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है शेड्यूल नंबर 5 के अंदर। तो ये सारी बातें आपको समझ में आना चाहिए। शेड्यूल नंबर 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है? शेड्यूल नंबर 5 के अंदर में लिखा हुआ है कौन चीज़? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। याद रखिएगा, ये शेड्यूल एरियाज जो होंगे किसका? शेड्यूल ट्राइब्स का ही होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप समझिएगा, शेड्यूल्स एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स को कैसे कंट्रोल्स और कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, एसटी होते हैं, मुख्य रूप से सारी दुनिया से जुड़े नहीं होते हैं, तो बैकवर्ड कह सकते हैं कि बैकवर्ड होते हैं, जो कि अभी भी प्रिमिटिव दिमाग के होते हैं। तो उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, और वहाँ का कल्चर कुछ अलग होता है, उनका रीति रिवाज कह सकते हैं, कस्टम वगैरह अलग होता है, तो उसको कैसे अरेंज करके देखना है, ये सारी जो बातें करती है शेड्यूल नंबर 5 डील करती है। अब समझिएगा, शेड्यूल नंबर 5 एसटी के बारे में तो डिफाइन करती ही है, ठीक है, और इसके पास में क्या था, कुछ रिजर्व, कुछ कह सकते हैं स्पेशल अथॉरिटी दे देती है उस एरिया के लिए जहाँ पे ये शेड्यूल ट्राइब्स बसते हैं या शेड्यूल एरिया है, वहाँ पे स्पेशल क्या देते हैं, उनको अथॉरिटी दे देते हैं कि आप ऐसे इसको चला सकते हो, ठीक है। अब समझिएगा, ये इसके अंदर आर्टिकल 244 का फर्स्ट है, तो वो डील इसी के बारे में करेगा, एसटी और एसटी के बारे में, शेड्यूल एरियाज के बारे में और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में ही डील करेगा। अब समझिएगा, इसको डिफाइन करने से पहले तो शेड्यूल एरिया कौन सा होगा, हम लोग जानते हैं कि हर अपनी जो इंडिया है, इंडिया के अंदर सभी जगह शेड्यूल ट्राइब्स नहीं रहते हैं। जैसे बिहार के अंदर बात करें तो शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, हालांकि संथाल हैं, लेकिन अभी के डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में देखेंगे तो उसको माना जाता है कि अब समाप्त के नेग्लिजिबल है, अब समाप्त के कगार पे है। तो वो राज्य को ये शेड्यूल्स एरिया डिफाइन किए जाते हैं, और इस शेड्यूल एरिया जो होते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के लोकल करते हैं, और उसको गवर्न जो करते हैं गवर्नर करते हैं। इतने याद रखिए, जो भी लॉज बन रही होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उस एरिया पे पूरी तरह से अप्लाई नहीं होती है। पहले वहाँ का एरिया को डिफाइन कर चुके हैं आप शेड्यूल एरियाज, तो वहाँ के पहले जो मेंबर्स होंगे उसको डिफाइन करेंगे, काउंसिल होता है उसको डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, अगर वहाँ के लिए अगर सूटेबल होगा तो ही अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये इस तरह के अथॉरिटी दिया जाता है। जैसे कि कोई भी लॉ अगर बन जाता है बिहार के अंदर अप्लाई करना है, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब शेड्यूल एरियाज के अंदर जाती है तो वहाँ पे राइट है कि वो पहले उसको ऑब्जर्व करेगी। फंडामेंटल राइट नहीं कह सकते, इंस्टीट्यूशनल कह सकते हैं, पावर है उसके पास कि वो उसको ऑब्जर्व करके तो ही वहाँ पे यूज़ कर सकती है। तो ये सारी बातें जो करती है किसमें, शेड्यूल 5 को। अब देखिएगा, शेड्यूल 6 भी बात करता है किससे, एसटी के बारे में ही बात करता है, लेकिन वहाँ पे क्या ऑटोनोमस देने की बात करता है, उसमें 4 ही स्टेट शामिल है। तो जब हम शेड्यूल 6 करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिएगा, जो शेड्यूल 6 में डिफाइन है वो 5 में डिफाइन नहीं है, तो इससे भी कह सकते हैं कि ये अलग है। शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 में अगर कहें पावरफुल कौन है, तो शेड्यूल 6 ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो ऑटोनोमस दे देता है। ये जो है
आप इसके ऊपर गवर्न करने के लिए इसको भी ऑटोनोमस देता है, लेकिन उसको ज़्यादा ऑटोनोमस दे देता है, वो अपने तरीक़ा से चला सकता है शेड्यूल 6 वाले। अभी देखेंगे लद्दाख जो होता है शेड्यूल 6 में आने के लिए अभी फोर्सफुली ये प्रोटेस्ट कर रहा है कि मुझे शेड्यूल 6 में डालिए। तो उसके लिए कंडीशन होते हैं कि कब डाले जा सकते हैं, कब नहीं डाले जा सकते हैं। अभी के डेट में देखेंगे तो ये स्टेट के अंदर ये अधिकार है कि वो कर सकती है। तो ये सारी बातें आप याद रखिए। अब यहाँ से समझिएगा शेड्यूल 5 के अंदर कितने स्टेट अभी आते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल कर दिए गए हैं। तो ये 10 स्टेट हैं जो कि आपको शेड्यूल नंबर 5 के अंदर में आते हैं, जिसको आपको याद भी रखना होगा। सिंपल से मैप वर्क अगर कर रहे हैं तो आसानी से याद भी हो जाता है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी और झारखंड, 10 ऐसे स्टेट्स हैं जो शेड्यूल नंबर 5 के अंदर शामिल हैं। अब देखिएगा 4 ऐसे स्टेट हैं जो हम लोग बात किसके कर रहे हैं, शेड्यूल नंबर 6 की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो हम लोग इसमें शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। वो हम लोग 6 में शामिल करेंगे, जो कि पूर्वोत्तर राज्य की बात करेंगे, जैसे त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय, ये सब 4 राज्य, असम भी है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, 4 ऐसे स्टेट हैं जो शेड्यूल 6 में डिफाइन है। उसको ऑटोनोमस दे दिया जाता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना दिए जाते हैं। इसमें थोड़ा कम पावर मिलता है, उसमें कुछ ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे ये 10 स्टेट है। अगर आपके पास मैप वर्क है तो आप आसानी से इस स्टेट को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे सबसे टॉप में चले जाइए तो हिमाचल, इसको लाइन बाय डाउनवर्ड याद रखें। सबसे ऊपर में कौन सा, हिमाचल हो गया, उसके नीचे राजस्थान, उसके नीचे गुजरात, फिर उसके नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आ जाएंगे तो हम लोग जो बात करेंगे तेलंगाना, तेलंगाना के बगल में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर उड़ीसा, उड़ीसा के बगल में चले छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बगल में चले जाइए कौन सा, एमपी, और एमपी के जस्ट बगल में फिर बात कर लीजिए तो झारखंड। ऐसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, मैप अगर याद है तो। ये 10 स्टेट आपको याद रखते हैं, ठीक। ये 10 स्टेट को क्या किया गया है, स्पेशल इनके पास में कह सकते हैं अथॉरिटी है कि एसटी एरिया को कैसे कंट्रोल और कैसे क्या करना है। अब देखिएगा इसमें शेड्यूल 5 के अंदर में कैसे रूल और रेगुलेशन जो बनाने हैं इसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए इसको पार्ट वाइज डिफाइन किया गया है। पार्ट ए, पार्ट बी, है ना, पार्ट सी, पार्ट डी, ऐसे 4 पार्ट में पूरे शेड्यूल 5 को डिफाइन किया गया है। शेड्यूल ए में कुछ रूल लिखे गए हैं, बी में कुछ रूल लिखेंगे, सी में ऐसे ही, डी में ऐसे करके लिखे गए हैं। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि पार्ट ए में क्या लिखा हुआ, पार्ट बी में क्या लिखा हुआ, इस सारी बातों को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए अब चलिए, जैसे कि हम लोग जान चुके शेड्यूल 5 को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे करके डी में डिवाइड किया है, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि पार्ट ए में क्या डिफाइन किया गया है। पार्ट ए के अंदर पहला बात याद रखिएगा कि ये पहला चीज़ डिफाइन करता है कि एक्सक्लूड असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 4 स्टेट है जो कि ये चारों स्टेट याद रखिएगा शेड्यूल नंबर 6 के अंदर आने वाला है। शेड्यूल नंबर 6 में हम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे पार्ट ए में पहले ही डिफाइन कर दिया कि ए क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, ये शेड्यूल नंबर 5 के अंदर शामिल नहीं है। ये बात पहला चीज़ कहता है। उसके बाद दूसरा नंबर क्या कहता है कि एक्सिक्यूटिव पावर्स जो है, एक्सिक्यूटिव कौन सा पावर्स, एक्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट्स, कौन से शेड्यूल्स एरियाज के लिए, कि एक्सिक्यूटिव पावर्स किसी भी स्टेट के पास में है शेड्यूल एरियाज के कंट्रोल करने के लिए, तो वो किस तरह से कितना होगा इस बारे में डिफाइन करता है पार्ट नंबर ए। अब देखिएगा कोई भी लॉस स्टेट बनाती है तो पहले चीज़ वो रिपोर्ट कैसे करना होगा, गवर्नर को। गवर्नर किसको रिपोर्ट करेगा, प्रेसिडेंट को, क्योंकि कोई भी शेड्यूल एरिया बनाना है तो उसको पहले क्या रिकमेंड करते हैं, कौन सा, गवर्नर, किसको, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ही चाहेंगे तो उसको शेड्यूल एरिया बना सकते हैं। तो यही बात को यहाँ लिखे हैं कि क्या करते हैं, देखिए गवर्नर के पास ये जो एरियाज को कंट्रोल करने का, गवर्न करने का गवर्नर के पास अधिकार है। तो गवर्नर क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन द शेड्यूल एरिया, कि किस तरह से वहाँ फंक्शन चल रहा है। उसके मतलब कह सकते हैं साल में एक बार या फिर दो साल में, 1 साल में उनको क्या कर वहाँ का बायोडाटा देते रहना पड़ेगा कि किस तरह से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो एक गवर्नर किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को हमेशा ये देते रहते हैं। इस बारे में जो है डिफाइन करता है पार्ट ए। अब देखिए पार्ट बी क्या करता है, पार्ट बी में देखेंगे तो ये जो डिवाइड, देखिएगा यहाँ पे जो ये बात करता है कौन सा, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ कौन सा स्टेट इन शेड्यूल एरिया। ये शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है कि किस तरह से एक्सिक्यूटिव पावर किस तरह से स्टेट को है शेड्यूल एरिया के लिए। और ये जो पार्ट बी करता है कौन सा, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बात करता है, कौन से, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्स ट्राइब्स की बात करता है, कौन सा, पार्ट बी। अब ये कहता है कि पार्ट बी कहता है कि आप क्या करोगे
ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाओगे, जिसमें क्या होगा 20 मेंबर्स होंगे और उसमें 2/4 जो मेंबर होंगे वो एसटी से बिलोंग करेंगे। मान लीजिए कि यहीं से राजस्थान से ही हम लोग उठा लेते हैं। राजस्थान के लिए हम लोग क्या करते हैं, पार्ट बी का रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कैसे कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो इसके पास जितने स्टेट के अंदर में जितने मेंबर्स हैं उसमें से ही चुने जाएंगे कितना 20 मेंबर्स उस कौन सा शेड्यूल एरिया के अंदर से। उसमें से 20 मेंबर में से ये जो 2/4 जो मेंबर होंगे ये कहाँ से, ये हो जाएंगे कितना 5 मतलब 3 है, ठीक है 3 मतलब 15, ठीक है ना। 20 में 15 मेंबर्स जो होने चाहिए, 20 में कितना 15 मेंबर्स जो होना चाहिए, याद रखिएगा 20 में कितना 15 मेंबर्स होना चाहिए, वो एसटी से बिलोंग करना चाहिए। मतलब लेजिस्लेचर जैसे हम लोग राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर में जो एमएलए होंगे वो एसटी, उसमें से 15 एसटी को पहले चुन करके इसमें डालना पड़ेगा। अब दिमाग में आएगा कि क्या राजस्थान में उतना अगर एसटी से एमएलए नहीं होंगे तो क्या होगा, तो याद रखिएगा ये जो एरियाज चुने जाते हैं 12, वहाँ पर मेजोरिटी में ट्राइब्स होते हैं, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, तो जरूर होंगे। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। तो 15 जो होंगे शेड्यूल, क्योंकि उसी के लिए बनाया जा रहा है, किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाता है, तो मैक्सिमम मेंबर वहीं के होना चाहिए। तो 15, 20 में से 15 जो मेंबर होना चाहिए एसटी होना चाहिए, आप 5 इधर उधर से उठा सकते हैं। इसके बाद कहता है कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लीकेबल होगा और कौन सा नहीं होगा। मान लीजिए कि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाया या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा कोई लॉ बना दिया, और क्या हुआ कि वो एरिया के लिए जहाँ पे शेड्यूल एरिया उसको डिक्लेयर किया जा चुका है वहाँ पे अप्लाई करना है, तो क्या होगा, जो लॉ आएगा पहले गवर्नर को जाएगा। गवर्नर वहाँ के लोकल एरिया को कह सकते हैं, वहाँ से कह सकते हैं, वहाँ से रिपोर्ट मांगेंगे कि किस तरह से ये लॉ जो आया है इस तरह से लॉस है, क्या इसको यूज़ किया जा सकता है। वहाँ के लोग रिकमेंड करेंगे इसको गवर्नर को। अब गवर्नर के पास ये अधिकार है, वहाँ के मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या फिर वो लॉ जो बना है वो नहीं भी अप्लाई कर सकते उस रीजन पे, या फिर गवर्नर का अधिकार है कि उसको मॉडिफाई करके जो वेस्टेज है उसको हटा करके जो कुछ लॉ है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये गवर्नर के अंदर कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाए या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाए तो वहाँ से मॉडिफाई करने का, चेंज करने का काम गवर्नर कर सकते हैं या फिर पूरा अप्लाई का काम गवर्नर कर सकते हैं, वो उनके अंदर में आ जाता है। ये बात करता है पार्ट बी। अब हम लोग समझ लेते हैं कौन सा, पार्ट सी। चलिए यहाँ पार्ट सी को समझ लेते हैं। पार्ट सी क्या कहता है, पार्ट सी कॉमन सी बात करता है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है कोई भी एरिया का शेड्यूल एरिया, ठीक है। तो ये अधिकार किसके पास होता है, तो प्रेसिडेंट के पास होता है। कोई भी एरिया को अगर शेड्यूल एरिया डिफाइन करना है तो ये अधिकार किसको होता है, तो प्रेसिडेंट ही कर सकता है। ये पार्ट सी कहता है। अब सिंपल सी बात है, पार्ट डी क्या कहता है, पार्ट डी कहता है कि पार्लियामेंट टाइम टू टाइम क्या कर सकती है, तो रेगुलेट कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। कोई भी शेड्यूल एरिया है, उस प्रोविज़न है जो लॉज बने हुए हैं उसको क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम चेंज कर सकती है, और वहाँ के जो कंडीशन है उसको देख करके गवर्नर्स के रेफरेंस से। अब देखिए यहाँ यही चीज़ बात यहाँ लिखी है, तो पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम्स बाय द अमेंड, ठीक है, बाय अमेंड बाय द वेज फॉर द एडिशंस, वेरिएशंस, रिपील और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल्स एरिया। यहाँ लिखे हैं SA शेड्यूल एरिया। तो ये पार्लियामेंट के अंदर ये अधिकार देता है कि इसको एक किया जा सकता है। अब देखिएगा इसके अंदर जो आर्टिकल्स हम लोग जानते हैं कि अमेंडमेंट किए जाते हैं, 368 के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट होगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा। ये सारी बातें जो कहता है किसके, पार्ट डी में कहता है। बस ये इसमें इतना ही, इसके बाद अब कुछ है भी नहीं कि इसमें समझा जाए। तो आप याद रख सकते हैं सिंपल सी बात कि एक किसके बारे में बात करता है, तो ये एसटी के बात करता है, जिसमें 10 स्टेट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितने स्टेट है, कौन कौन सा है, कौन शामिल है, कौन सा नहीं, ऐसा क्वेश्चन अरेंज किया जा सकता है। इसके जो बाद में बात हम लोग करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं शेड्यूल नंबर 6 को, उसको अच्छी तरह से समझने वाले हैं और वो लंबा भी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।